video number 6 and 7, we will try to create a question bank for you, which will consist of PYQs और उन PYQs को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. हेलो एवरीवन, हिमांशु दिस साइड अगेन. सो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी जिसमें अभी तक हमने 4 लेक्चर कवर कर लिए थे फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन विच वी वर डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. और नाउ जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है जो कि लेक्चर नंबर 5 होने वाला है इस सीरीज का, इन दिस लेक्चर rather we will discuss what is electric dipole and we will also try to find out the electric field at the axis and equatorial point due to a dipole. Then we will further move to the electric field at any point due to a dipole, and at last we will discuss torque experienced by a electric dipole kept in uniform electric field. So चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं. चलिए, तो टॉपिक फर्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल. So what is an electric dipole? Electric dipole is a special configuration of two equal and opposite charges separated by a small distance. ठीक है, तो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस जब स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, सो दिस कॉन्फ़िगरेशन मेक्स अ इलेक्ट्रिक डाइपोल. अगर हम एक सिंगल चार्ज की बात करें तो उसे कहते हैं मोनोपोल. जहाँ पर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड रहते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. अ पेयर ऑफ 4 चार्जेस मेक्स इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल. वो आपके सिलेबस में नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से. ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? It is nothing but configuration of two equal and opposite charges separated by a small distance. ध्यान रखिए, डिस्टेंस मिलीमीटर या माइक्रोमीटर में होना चाहिए. 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर दूर कोई अगर दो चार्जेस रखें, देयर विल नॉट फॉर्म अ डाइपोल. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में काफ़ी स्मॉल होना चाहिए. एटॉमिक लेवल पे बनते हैं डाइपोल. -q + q सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d forms an electric dipole. Now as we move further in electric dipole, we have to discuss a very important point, that what is electric dipole moment. So electric dipole moment basically क्या होता है? It is the product of magnitude of either charge multiplied by the separation between the two charges. Also your electric dipole moment is a vector quantity and its direction is from negative charge to positive charge. ठीक है, तो electric dipole moment रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p. ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर कैपिटल P यूज नहीं करा है. कैपिटल P वी विल यूज इन पोलराइजेशन. तो पोलराइजेशन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ पर हम स्मॉल p की जगह यूज करेंगे कैपिटल P. और पोलराइजेशन होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द separation between the two charges. And also since we have used vector for electric dipole moment, तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी. तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. सो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? ठीक, ऐसा यूनिट बड़ी सिंपल है. ऐसा यूनिट फॉर्म करना. क्यू क्या है? चार्ज की ऐसा यूनिट इज कूलम, एंड डी क्या है? सेपरेशन की ऐसा यूनिट इज मीटर. तो कूलम मीटर. क्लियर? तो सब कुछ हमने पढ़ लिया ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट के बारे में. बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि डाइपोल तभी बनता है जब इन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या होगी? वेरी वेरी स्मॉल. क्लियर? नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द axis of an electric dipole. So एक्सिस क्या होता है? एक्सियल पॉइंट क्या होता है? एक्सियल पॉइंट होता है जो लाइन के अलोंग लगे.
ठीक है, जैसे सपोज मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा एक्सियल पॉइंट क्या होगा, जो मेरे बिल्कुल सामने लाई करता है। दो तरीके के पॉइंट्स होते हैं, क्या होता है एक्सियल पॉइंट, अनदर इज योर इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट क्या होता है, जो एक्सिस पे लाई करता है, एक्सिस समझते होंगे आप लोग, एंड इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। तो हमें दोनों पॉइंट्स पे फील्ड निकालनी है और फील्ड का डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सियल पॉइंट की बात करते हैं। तो एक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं जिसमें हमने -q चार्ज लिया, +q चार्ज लिया और इसे सेपरेट कर दिया स्मॉल डिस्टेंस से L एंड L, दैट इज टोटल डिस्टेंस कंबाइंड कितना बन गया 2L। अब इसके सेंटर से हमने R डिस्टेंस दूर पे कोई एक पॉइंट P लिया है, ठीक है। तो इस पॉइंट P पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। तो क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। We will treat this as two charges and apply principle of superposition। तो एक बार +q की वजह से निकालेंगे, एक बार -q की वजह से निकालेंगे, and then we will add them vectorly, ठीक है। तो वेक्टर के अकॉर्डिंग इसे ऐड कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना, स्मॉल चार्ज की वजह से, मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से kq/r²। अब r क्या होता है, x² बोल देते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r + l। देखिए -q चार्ज से p पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस तो सेंटर से है, प्लस l, दैट इज r + l का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, -i कैप, अट्रैक्टिव फील्ड बनेगी, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं हम, ये x एक्सिस है पॉजिटिव, तो पीछे की तरफ क्या होगी, नेगेटिव x एक्सिस, दैट इज -i कैप। नाउ सिमिलरली E ड्यू टू +q कितना हो जाएगा, kq/अगेन x², और x कितना होगा यहाँ पर डिस्टेंस, ये टोटल r है, हमें q से डिस्टेंस चाहिए। तो r में से अगर मैं l घटा दूं तो दिस डिस्टेंस बिकम्स r - l। तो कितना हो जाएगा, r - l का होल स्क्वायर। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनती है, रिपल्सिव, रिपल्सिव मतलब आउटवर्ड्स। तो कितनी आएगी, i कैप। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, E ड्यू टू +q प्लस E ड्यू टू -q। अब E ड्यू टू +q कितना है, kq/r - l का होल स्क्वायर, और E ड्यू टू -q कितना है, -kq/r + l का होल स्क्वायर i कैप। तो kq कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से आ जाएगा 1/r - l का होल स्क्वायर माइनस 1/r + l का होल स्क्वायर, एंड नेट डायरेक्शन इज i कैप। नाउ टेकिंग LCM, तो LCM आएगा अपने पास r - l का होल स्क्वायर एंड r + l का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास r + l का होल स्क्वायर माइनस r - l का होल स्क्वायर, एंड डायरेक्शन इज i कैप kq। नाउ यू नो दैट a - b into a + b is a² - b²। तो ये कितना हो जाएगा, r² - l² एंड होल स्क्वायर। अगर हम इस ब्रैकेट को खोलें तो यहां से मिलेगा r² + l² + 2lr माइनस r² + l² माइनस 2lr। Now on solving we will find that r² से r² कैंसल आउट, l² से l² कैंसल आउट, यहां से 2lr माइनस माइनस इज प्लस। तो टोटल न्यूमरेटर में क्या बच गया आपके पास, 4lr, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, r² - l² का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो गई, अलोंग i कैप। तो ई नेट कितना आ गया, kq, इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2l × r अपॉन r² - l² का होल स्क्वायर। नाउ q × 2l क्या बनता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस कितना है, कंप्लीट 2l। तो q × 2l बिकम्स डाइपोल मोमेंट। तो ये हो गया आपके पास ट्वाइस kp r अपॉन r² - l² i कैप। अब इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था
कि ये जो L है या जो डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, और R एक एक्सियल पॉइंट है जो कि काफी दूर रखा है। तो अगर मैं मिलीमीटर की कंपेयर की तुलना 1 मीटर से या 1 सेंटीमीटर से करूं तो वो बहुत छोटा हो जाता है। और अगेन एक फैक्टर यहाँ पर ये है कि स्क्वायरिंग है, सपोज आप 0.1 का स्क्वायर कर दो दैट बिकम 0.01, तो वैल्यू और छोटी हो जाती है। Therefore, in comparison of R square, L square can be completely neglected. So, since R is much greater than L, so L square can be considered as 0. तो E net कितना आ जाएगा? Twice K P R upon R की पावर 4 along I cap, तो ये कितना हो गया? Twice K P upon नीचे क्या आ गया? R cube along I cap. क्लियर? तो डायरेक्शन क्या आई? नोट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज along the direction of डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट भी लेफ्ट से राइट था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट से राइट है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है? सेम। एक और बात गौर करने वाली जो यहाँ पर है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। आपने देखा होगा जब हम मोनोपोल पढ़ते हैं, मोनोपोल मतलब पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस r पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी दैट वाज प्रोपोर्शनल टू 1/r², और यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कितनी आ रही है? 1/r³। सिमिलरली जब आप क्वाड्रुपोल में जाओगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कितनी आएगी? 1/r⁴। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी बढ़ती रहती है। तो डाइपोल के लिए r³, मोनोपोल के लिए 1/r², डाइपोल के लिए 1/r³। तो इसका ध्यान रखिए, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक, अब इक्वेटोरियल पॉइंट जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही मेंशन करा है, इक्वेटोरियल पॉइंट इज अ पॉइंट व्हिच लाइज एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट को कंसीडर करते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, -q + q सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2l, जहां पे सेंटर कितना हो गया? O। अब हमने यहाँ पर कोई पॉइंट P लिया जो कि सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर है? R डिस्टेंस। ठीक है, क्या करेंगे? अगेन वी विल अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड देन फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q + q एंड देन एडिंग देम अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ये अगर आप डिस्टेंस देखें तो दिस डिस्टेंस बिकम्स √r² + l², बेसिक पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली दिस डिस्टेंस इज आल्सो सेम, दैट इज √r² + l²। तो यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। नाउ E ड्यू टू + q कितना आएगा? kq/x²। x क्या है? यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज √r² + l² का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? +q चार्ज है तो डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड्स, रिपल्सिव। सो दिस विल बी योर फील्ड। क्लियर? मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट करा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज, k q डिस्टेंस सेम है, r² + l² √ और यहाँ पे क्या कर देंगे? इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना आ जाएगा? kq/r² + l²। ठीक, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? kq/r² + l²। क्लियर? ठीक हो गया। अब -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? अट्रैक्टिव। तो कहाँ होगी? नीचे की तरफ, इसे मैं रेड से शो कर रहा हूं। अच्छा, अब हमें दो वेक्टर मिल गए। ये तो है ग्रीन वाला E ड्यू टू +q और दूसरा क्या हो गया? E ड्यू टू -q। अब नाउ इफ we know the angle between these two vectors,
then using parallelogram law of vector addition we can easily find the resultant of these two vectors. ठीक है, तो एंगल फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है. आपको पता होगा एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है that says that the exterior angle of any triangle is equals to the sum of the two interior angles. So theta and theta, that becomes, this angle becomes total angle to theta. Now according to parallelogram law of vector addition, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? E ड्यू टू प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस E ड्यू टू माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 E ड्यू टू प्लस क्यू E ड्यू टू माइनस क्यू और एंगल बिटवीन देम इट इज cos टू थीटा. ठीक, अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसे E लिख लेता हूं मैं. तो ये क्या होगा? E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर और cos टू थीटा. ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास? 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos टू थीटा. अब यहां से क्या कर सकते हैं हम? 2E स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं. यहाँ क्या बच जाएगा? 1 प्लस cos टू थीटा. ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? 2E स्क्वायर यहाँ पे ले लेते हैं 1 प्लस cos टू थीटा. अब क्या करते हैं? cos टू थीटा की आइडेंटिटी लगा लेते हैं. cos टू थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. cos टू थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. पर हमारे को तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज होगी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. 1 से 1 कैंसल. 2 into 2 is 4. E स्क्वायर में से तो अब होल स्क्वायर रूट के बाहर लेने का टाइम आ गया. कितना आएगा? 2E और यहाँ क्या आएगा? cos थीटा. अब इस ट्राइंगल से आप इजीली cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. दैट इज cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस कितना है? L और हाइपोटेन्यूज कितना है? अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. एंड नेट डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी? क्योंकि दोनों फोर्सेस, दोनों फील्ड्स इक्वल थी, दोनों वेक्टर इक्वल थे, तो नेट डायरेक्शन कहाँ जाएगी? इनके बीचों बीच. ठीक है, तो अभी निकालते हैं इसकी नेट डायरेक्शन. पहले E की वैल्यू पुट करते हैं. E कितना था हमारे पास? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. दैट इज के क्यू एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 जो यहाँ से आया था. तो नेट कितना हो गया? 2KQL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2. ठीक, क्लियर. तो 2QL क्या होगा? डाइपोल मोमेंट. दैट इज KP आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 एंड अगेन R is much greater than L. तो E नेट कितना आ जाएगा? KP अपॉन RQ. और रही बात डायरेक्शन की, तो अगर आप डायरेक्शन को और से देखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव. और जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो कहाँ आ रही है? राइट से लेफ्ट. तो नोट में क्या लिखेंगे हम? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट has a direction opposite to the direction of dipole moment. ठीक है, तो note the direction of electric field is opposite to the direction of dipole moment. Clear? ठीक है, तो अब इसे बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं. E एट एक्सियल अपॉन E एट इक्वेटोरियल विच विल कम्स आउट टू बी -2. देखिए, अगर मैं दोनों का रेशियो लिखूं E एट एक्सिस अपॉन E एट इक्वेटोरियल तो क्या आएगा? आपको पता है इक्वेटोरियल पे कितने, एक्सिस पे कितनी होती है? 2KP बाय आर क्यूब. और इक्वेटोरियल पे कितनी होती है? KP बाय
आर क्यूब, अब के पी बाई आर क्यूब से के पी बाई आर क्यूब तो हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 2, और माइनस इसलिए लगा दे क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ई एक्सेस अपॉन यू इक्वेटोरियल, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड कितना आएगा 2, मतलब एक्सिस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ट्वाइस या 2 टाइम्स मोर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। होप ये टॉपिक आपको क्लियर है। नाउ वी विल मूव फर्दर टू फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। क्लियर? ठीक है, इसे पॉज कर दो, पीछे बैठो जाके। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, क्या करते हैं, एक डाइपोल लेते हैं माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है, और एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं कोई P, और यहां पर एंगल थीटा ले लेते हैं और डिस्टेंस r ले लेते हैं। देखो अगर हमें थीटा पता चल जाए और r पता चल जाए तो इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकाल सकते हैं। हम क्या तरीका यूज करेंगे, सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट होगा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज पे। अब इस डाइपोल मोमेंट को अगर हम रिजॉल्व करें तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, दिस विल बी p cos थीटा एंड दिस विल बी p sin थीटा। ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा, दैट इज अलोंग द लाइन, और ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन। सो दिस कंपोनेंट will be p cos theta and this component perpendicular that will be p sin theta। अब अगर आप गौर से देखिए, अब p को भूल जाइए, p की जगह किसे इमेजिन करिए, एक p cos theta है और दूसरा p sin theta। अब जो आपका p cos theta है उसके लिए ये जो पॉइंट है p पॉइंट, ये कैसे बिहेव कर रहा है, जस्ट लाइक अ पॉइंट एट द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। और ये जो p sin थीटा है इसके लिए पॉइंट कैसे बिहेव कर रहा है, पॉइंट एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। सो p cos थीटा x फॉर p cos थीटा पॉइंट p एक्सेस एक्सियल पॉइंट and for p sin theta point p axis equatorial point। क्लियर? तो एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, ड्यू टू अ डाइपोल, E at axis is twice kp upon r cube as we have already proven in this video earlier। ठीक है, तो ट्वाइस के, p की जगह क्या लिखोगे, p की जगह हमारे पास p cos थीटा, तो कितना हो गया, ट्वाइस के p cos थीटा अपॉन r क्यूब E at एक्सेस। ठीक है, और E at एक्सेस इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एक्सेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर p cos थीटा की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल वो कितनी आती है, के पी बाय आर क्यूब। अब p की जगह क्या यूज करोगे, p sin थीटा अपॉन आर क्यूब, और इसकी डाइपोल की इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। p sin थीटा की डायरेक्शन ये है, तो p sin थीटा की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एट p की डायरेक्शन क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट। सो दिस विल बी ड्यू टू p sin थीटा, दिस विल बी ड्यू टू p cos थीटा। तो नेट रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कहीं इन दोनों के बीच में, एग्जैक्ट बीच में नहीं आएगा, बीच में तो तब आता तब ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल। वेक्टर की नॉलेज इतनी होगी आपको, ठीक है। तो ई नेट कितना हो जाएगा, अगेन यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो एक्सियल का स्क्वायर दैट इज
4k स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर की पावर 6 प्लस इक्वेटोरियल का स्क्वायर दैट इज के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर की पावर 6, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो एंगल 90 डिग्री है, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, तो उसे हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो ई नेट कितना आ जाएगा, देखिए इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेते हैं, पी स्क्वायर बाय आर की पावर 6 कॉमन आ जाएगा, और बाहर होके कितना हो जाएगा पी अपॉन आर की पावर क्यूब, और के स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा जिसका बाहर आके कितना आ जाएगा के। अंदर क्या बच गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ई नेट कितना आ जाएगा के पी बाय आर क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बिकम्स 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो के पी बाय आर क्यूब, और यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, आपको दोनों केसेस मिल जाएंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल। ठीक है, देखिए कैसे, अगर मैं एक्सियल की बात करूँ तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपके अकॉर्डिंग एक्सियल के लिए, बता सकता है कोई, सोचिए। अगर थीटा की वैल्यू हम एक्सियल के लिए डिटरमाइन करें तो कितनी होगी 0 डिग्री, कितनी होगी 0, तो के पी बाय ये थीटा 0 हो जाएगा। तो अगर मैं 0 पुट करूंगा तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस 3 इज 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना रिजल्ट आ जाएगा E इक्वल्स टू ट्वाइस के पी बाय आर क्यूब, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इज द केस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द एक्सेस ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर इक्वेटोरियल की बात करें तो थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो E कितना हो जाएगा के पी बाय आर क्यूब। इन एक्चुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम डाइपोल मोमेंट ऐसे फाइंड आउट नहीं करते हैं। देखिए जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक को आगे पढ़ेंगे ना तो वी विल लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड वी विल आल्सो लर्न अबाउट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि हम आपको बताएंगे आने वाले वीडियोस में। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू अ डाइपोल विच इज वेरी इजी एज कंपेयर टू फाइंडिंग आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। देन using the relation E equals to minus dV by dr, that is relation between field and potential, we find out the field due to a dipole at any general point। और वहाँ पर हमारे जब हम EMT में ज़्यादा एडवांस में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ होते हैं, जो कि आप अभी नहीं पढ़ते हैं, जो BSc में बच्चे पढ़ रहे होते हैं या MSc में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, फिजिक्स ऑप्ट करते हैं तो वो वहाँ पर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की नॉलेज रखते हैं। तो वहाँ पर हम ग्रेडियंट वगैरह निकाल के डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड फॉर यू दिस इज द बेसिक मेथड, क्लियर, जो आपके बोर्ड्स में आपको काम आने वाला है। तो आपको अभी इसी पे ध्यान रखना है, आप जब फर्दर आगे पढ़ेंगे तो आपको और मज़ा आएगा, आप और नई चीज़ें सीखेंगे एंड यू विल नो हाउ ब्यूटीफुल फिजिक्स इज। तो चलिए अब लास्ट टॉपिक जो हमारा था, अच्छा इसमें डायरेक्शन भी बतानी है आपको। डायरेक्शन सपोज करते हैं यहाँ से अल्फा एंगल है, ठीक है, तो tan अल्फा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। tan अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर कितना है p sin थीटा, बेस कितना है p cos थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से कितनी आई थी ट्वाइस के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब, और एक्सियल पॉइंट पे कितनी आएगी ट्वाइस के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब। तो ये आर क्यूब से के पी कैंसल, तो ये कितना आ गया tan थीटा बाय 2, ठीक। tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाय 2, यहाँ से आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इतना टफ आपके उसमें आएगा भी नहीं, ठीक है। नाउ एक पेज ऐड कर लेते हैं एंड देन वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए लास्ट टॉपिक फॉर द डे, दैट इज टॉर्क
एक्सपीरियंस by an electric dipole placed in uniform electric field। तो सबसे पहले जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए दैट व्हाट इज टॉर्क। आपने क्लास 11 में जब मैकेनिक्स पढ़ी होगी तो यू हैव मस्ट हैव लर्न इन डिटेल दैट व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क इज अ रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन एनी बॉडी, जस्ट लाइक वी लर्न दैट फोर्स हेल्प्स अ बॉडी टू क्रिएट अ पुश और पुल। सिमिलरली जो टॉर्क होता है वो एक बॉडी को रोटेट करवाने में हेल्प करता है। तो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क? टॉर्क का फॉर्मूला है R क्रॉस F। टॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स। जहां पर भी वर्ड लग जाता है ना मोमेंट, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क, वहां पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है किसके साथ? रेडियस वेक्टर के साथ। ठीक हो गया? तो दैट इज टॉर्क। अब हमारा टारगेट क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम एंगल। ठीक है, तो ये बनाई हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा है हाउ टू फॉर्म एंड हाउ टू मेक ड्रॉ इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज पैरेलल इक्विस्पेस लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका सेंटर लेते हैं, ये सपोज डिस्टेंस L लेते हैं और ये वाली डिस्टेंस भी L लेते हैं और इनके बीच का एंगल ले लेते हैं थीटा। ठीक है, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अब आप जरा प्लस क्यू चार्ज को गौर से देखिए, इस पर कितनी फोर्स लग रही होगी? फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? F इक्वल्स टू क्यू टाइम्स E। और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी फोर्स लग रही होगी इस पे? F इक्वल्स टू क्यू ई। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज पे कितनी लग रही होगी? F इक्वल्स टू क्यू ई बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए अगर ये डाइपोल ऐसा होता, सीधा रखा होता, अगर एंगल 0 होता तो ये प्लस क्यू चार्ज है इधर वाला, लेफ्ट वाला मेरा टिप है जहां पर, और ये माइनस क्यू चार्ज है। अब इन दोनों पे इक्वल फोर्स लग रही होती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इक्वल, और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी क्या है? इक्वल। अब एक फोर्स इस डाइपोल को ऐसे खींचती है, एक फोर्स इस डाइपोल को ऐसे खींचती, तो इसमें नेट टर्निंग इफेक्ट कितना आता? 0। व्हाई? बिकॉज द फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट बट they don't have different line of action, rather they have the same line of action। और जब same line of action पे रखते हैं तो फोर्स भी 0 आती है और टॉर्क भी 0 आती है। बट अगर मैं इसे स्लाइटली रोटेट कर दूं, अब ये टिप पे फोर्स कहाँ लग रही है? इस डायरेक्शन में, और ये जो एंड है टेल, इस पे फोर्स कहाँ लग रही है? लेफ्ट में। तो दिस विल प्रोड्यूस अ टर्निंग इफेक्ट, सो दिस विल मेक दिस बॉडी और मेक दिस डाइपोल टर्न, और उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉर्क एक्सपीरियंस या टॉर्क ड्यू टू प्लस क्यू कितना होगा? R क्रॉस F। R कितना है? L, ये है आपका R वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, और ये एंगल थीटा ही रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? R क्रॉस F दैट इज इनवर्स। और इनवर्स टॉर्क को कैसे लेते हैं? नेगेटिव। क्लॉकवाइज टॉर्क को कैसा कंसीडर किया जाता है फिजिक्स में? नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा? L क्रॉस F कितना है? QE। और एंगल कितना है इनके बीच में? L इंटू क्यू ई इंटू साइन थीटा, और टॉर्क कैसा है? नेगेटिव। सिमिलरली टॉर्क ड्यू टू माइनस क्यू कितना आएगा? ये माइनस क्यू चार्ज है, L तो अभी भी सेम है, R वेक्टर नीचे की तरफ, तो अगर R क्रॉस F निकालेंगे तो अगेन टॉर्क कहाँ आएगा? अंदर की तरफ। ठीक है, R क्रॉस F में अगेन टॉर्क कहाँ आएगा? अंदर की तरफ। तो कितना हो जाएगा? सेम L क्यू ई साइन थीटा एंड अगेन नेगेटिव, क्योंकि दोनों टॉर्क सेम आ रहे हैं, इनका डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो इन्हें सिंपली क्या कर सकते हैं हम? ऐड। तो नेट टॉर्क कितना आ जाएगा? टॉर्क ड्यू टू प्लस क्यू प्लस टॉर्क ड्यू टू माइनस क्यू दैट इज ट्वाइस क्यू एल ई साइन थीटा। अब 2QL इसे क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट P E एंड साइन थीटा। तो नेट टॉर्क एक्सपीरियंस कितना होगा? P क्रॉस E। तो ध्यान रखिए टॉर्क एक्सपीरियंस बाय
इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट P क्रॉस E। जब ये एंगल थीटा 0 हो जाएगा तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा 0, और जब थीटा 90 हो जाएगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा मैक्सिमम। एट थीटा इक्वल्स टू 0 टॉर्क भी कितना होगा 0, एंड एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री टॉर्क इज मैक्सिमम, दैट इज PE। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सवाल जो इसमें से आता है कि बताओ अगर फील्ड यूनिफॉर्म होने की जगह नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी तो डाइपोल के साथ क्या होगा? तो क्या होगा, कोई बता सकता है कि डाइपोल के साथ क्या होगा? सोच सकते हैं आप लोग। देखिए, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो हो सकता है कि लेफ्ट वाली फील्ड ज्यादा हो, राइट वाली फील्ड कम हो, या राइट वाली फील्ड ज्यादा हो, लेफ्ट वाली फील्ड कम हो। तो उस केस सिनेरियो में क्या होगा कि मान लो ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो जो प्लस क्यू चार्ज होगा ना, सपोज लेफ्ट वाली फील्ड ज्यादा है तो इस पे ज्यादा फोर्स लग रही होगी और माइनस क्यू वाली चार्ज पे कम फोर्स लग रही होगी। तो नाउ सिंस द फोर्स इज नॉट इक्वल, तो नेट फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, और क्योंकि ये किसी एंगल पे रखा है तो इट माइट एक्सपीरियंस नेट टॉर्क। तो दोनों केसेस हो सकते हैं, इट माइट एक्सपीरियंस नेट टॉर्क आल्सो एंड इट विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। तो ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है आपके पेपर में कि व्हाट हैपेंस टू अ डाइपोल केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस सम फोर्स एंड इट कैन एक्सपीरियंस सम टॉर्क बेस्ड ऑन कि ये किस एंगल पर रखा है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे आने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 एंड 7, तो हमारा टॉपिक हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। इन वीडियो नंबर 6 एंड 7 वी विल ट्राई टू क्रिएट अ क्वेश्चन बैंक फॉर यू which will consist of PYQs, और उन PYQs को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा इजी लेवल एंड नेक्स्ट विल बी द एडवांस लेवल, जिसमें बढ़िया क्वेश्चंस कराएंगे। तो हम पिक एंड करेंगे, इधर मिक्स करेंगे क्वेश्चंस, मतलब काफ़ी जगह से क्वेश्चन उठाने की कोशिश करेंगे और डिफिकल्ट अच्छे क्वेश्चन। और जो पहला वाला वीडियो होगा उसमें हम कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन करवाएंगे आपको, ताकि आपके प्रैक्टिस हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। थैंक यू सो मच।